स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इक्वेशन तो अच्छा, इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो P है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, P फॉर प्रेशर और V फॉर वॉल्यूम। V जो है यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। और N जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और R जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, सिंपली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, गैस कांस्टेंट। और कांस्टेंट है तो इसकी फिक्स वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है एसआई यूनिट में है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, और टी जो है ये टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल। ठीक है, टी जो है ये केल्विन स्केल में टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, इन केल्विन को शॉर्टली में इसके सिंबल से के से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं, और जो हमने बात की है n इज इक्वल n जो है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n। तो स्टूडेंट स्मॉल n को ही सबसे पहले अगर हम जो है वो थोड़ा सा मजीद एक्सप्रेस करें तो हम नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर सपोज के हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं, और उनको हम n से, उन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, और या फिर मतलब बहुत ही बड़ी अमाउंट में भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और एवोगैड्रोस नंबर को यहाँ पे हम Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर जो है ये एक मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं किसी भी गैस के लिए, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स अमाउंट होती है, और ये फिक्स अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो ये स्टूडेंट आती है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या एटम की फॉर्म में हो तो नंबर ऑफ एटम्स, या आयंस की फॉर्म में हो तो नंबर ऑफ आयंस। तो बहरहाल हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो है ये इक्वल है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो अब हम अगर इस स्मॉल n की जगह आइडियल गैस इक्वेशन में ये वाली रेशियो पुट कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि कैपिटल N डिवाइड बाय कैपिटल Na, तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। पी वी इज इक्वल टू n की जगह, स्मॉल n की जगह टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर पुट करेंगे इनटू आर टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आर भी एक कांस्टेंट है, एन ए भी एक कांस्टेंट है, तो ज़रा यहाँ पे इनकी अगर हम रेशो ले लें तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से पी वी इज इक्वल टू एन को जो है वो अलग से लिख लेते हैं, और आर ओवर एन ए की रेशो ले लेते हैं, इनटू टी आ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आर जो कि एक कांस्टेंट है और एन ए भी एक कांस्टेंट है, तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एक और कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे के से। ठीक है, स्मॉल के से। और स्टूडेंट्स ये स्मॉल के जो है ये कांस्टेंट है, और इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, ये इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और यहाँ पे के जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो आती है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर -23 जॉल पर केल्विन। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये वैल्यू आती है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे
टेम्परेचर को हमने एक्सप्रेस करना है, तो फिर हम जो है वो इसी इक्वेशन को, जो हमने इक्वेशन 1 ड्राइव की है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो जो हमारे पास वॉल्यूम है इस अगर हम राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे देखें, तो प्रेशर को हमने इंटरप्रेट किया था काइनेटिक फॉर्म में, और हमारे पास प्रेशर के लिए जो वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आई थी। पी की जगह, पी की वैल्यू यहाँ पे हम रीराइट कर लेते हैं। जो हमने पी को जो था वो सॉल्व किया था इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास वैल्यू आई थी 2/3 एन ओवर वी। यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 mv²। ये हमारे पास वैल्यू आई थी p की। अच्छा, ये वाली वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो फिर हमारे पास इक्वेशन ये है, ये इस फॉर्म में आ जाती है 2/3 n ओवर v। ये हम p की वैल्यू पुट कर रहे हैं इनटू 1/2 mv²। और ये v जो है ये स्टूडेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो v है ये कैपिटल v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और साथ में वॉल्यूम से फिर मल्टीप्लिकेशन होगी इस p की वैल्यू की, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n/kT। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि एक तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, फिर इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं और साथ में इनकी साइडों भी शफल कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास n/kT आ जाएगा। n/kT इज इक्वल टू 2/3 n इंटू हाफ ऑफ mv², यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उनको भी कैंसिल आउट अगर हम कर दें तो फिर हमारे पास फाइनली kT इज इक्वल टू बाकी सब जो अमाउंट आ रही है हमारे पास वो बचता है। और अगर हम k को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो फिर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2/3 k इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 और जो k है, ये k भी एक कांस्टेंट है, और बाकी फ्रैक्शन जो हमारे पास 2/3 की बन रही है ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है ये वाली सारी वैल्यू जो है ये वाला सारा फैक्टर जो है कांस्टेंट है, इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 1/2 mv² को हम काइनेटिक एनर्जी यानी कि ke से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली एवरेज काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, यानी कि अगर एक गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। उसका मतलब ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे। और यहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये एवरेज ke जो है ये ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल। तो बाकी जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उनका यहाँ पे टेम्परेचर के साथ रिलेशन नहीं है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम केल्विन स्केल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये है स्टूडेंट टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी, यानी कि काइनेटिक थ्योरी की बेस पर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, या अगर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी।